हर साल 10th बोर्ड में ये सवाल ज़रूर आता है और 90% स्टूडेंट इस सवाल को कर ही नहीं पाते। कारण कि समझ में नहीं आता, याद नहीं होता, इसको रटना पड़ता है। दूसरी चीज़, ढंग से समझाया नहीं जाता। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताई नहीं जाती है। ये चीज़ें अगर आपको पता चल गई तो आप इस सवाल को बड़ी आसानी से सरल कर सकते हैं। तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से, कॉन्सेप्ट को समझते हुए। देखिए, आप लोगों को इस सवाल को सरल करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में पहले से ही रखना पड़ता है, तब जाके ये सवाल सॉल्व होता है। सबसे पहले क्या होता है कि किसी संख्या को अगर आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो, तो ये जो p बटा क्यू रूप होता है ये शुद्ध रूप होता है। मतलब ये दोनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य होती है। सह अभाज्य। अब जी, ये सह अभाज्य जो वर्ड है, ये इसका मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? देखिए, दो संख्याओं के जब हम गुणनखंड करते हैं तो चाहे वो संख्या भले ही भाज्य हो, दोनों भाज्य संख्या हो, दोनों अभाज्य संख्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब उसके हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंडों के अंदर एक ही संख्या दोनों तरफ नहीं आनी चाहिए, एक के अलावा। क्या समझे? एक के अलावा एक ही संख्या दोनों तरफ नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सरल तरीके से अगर समझे तो 5 के गुणनखंड होते हैं 1 इंटू 5 और 7 के गुणनखंड होते हैं 1 इंटू 7। अब एक दोनों में कॉमन है, लेकिन इसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो ये दोनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य है। लेकिन यहाँ हमने दो भाज्य अभाज्य संख्याओं को लिया है। अब हम भाज्य संख्याओं को लेकर के देखते हैं। देखिए, जैसे 8 लिया है तो 8 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 के फैक्टर्स ये होते हैं। और 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3। दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं। अगर आप 8/9 लिखते हो तो इन दोनों के गुणनखंडों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब एक सेम संख्या दोनों में नहीं आ रही। इसमें 2 है, इसमें 3 है। इन्हीं संख्याओं को बोलते हैं सह अभाज्य। तो आप इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जब भी हम किसी परिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं तो वहाँ पर जो p बटा क्यू होते हैं ये आपस में सह अभाज्य होते हैं। ये वाली बात आप लोग नोट कर ले, याद रखें, ये वर्ड भी याद रखें। इसको भले ही वीडियो को आप वापस चला के इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। इसको हमेशा के लिए अपने पास लिख करके रखें। इसको याद रखना आप लोगों को, ये चीज़ ही काम आएगी एग्जाम के अंदर। फिर उसके अलावा अब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या होती है जो हमको ध्यान रखनी है? दूसरी कंडीशन होती है कि यदि कोई संख्या है, जैसे मान लो p है, ये p अगर a स्क्वायर को विभाजित करे, इसको क्या करे? विभाजित करे। यानी p जो है वो a स्क्वायर को अगर विभाजित करता है तो आपको ये निष्कर्ष निकालना है कि p जो है a को भी विभाजित करेगा। a को भी क्या करेगा जी? विभाजित करेगा। किसी संख्या के वर्ग को कोई अभाज्य संख्या अगर विभाजित करे तो फिर उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। यानी अगर आप 5 के वर्ग को कोई संख्या काट रही है, यानी 25 को कोई संख्या काट रही है, तो इसके वर्गमूल यानी 5 को भी वो संख्या काटेगी। ये वाला जो है प्रमेय आपको थ्योरम दे रखी है। इसको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन आप लोगों को इसकी लाइन याद रखनी है। आपके प्रमेय 1.2 है, आप देख सकते हैं कि बुक के अंदर पहले ही चैप्टर में है। तो ये किसी संख्या को यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों चीज़ें साथ में लेकर के हम लोग इस सवाल को बड़ी आसानी से सरल कर सकते हैं। अब किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना हो तो आप सबसे पहले यह ध्यान रखें कि उसको आपको परिमेय मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परिमेय मानने के लिए हम उसको लिखेंगे p बटा क्यू के रूप में, और p बटा क्यू यहाँ पर जो है सह अभाज्य होते हैं। हम लोग इसको परिमेय मान के नीचे जाके ये सॉल्व कर देंगे कि p के अंदर और q के अंदर, वैसे तो हमने इनको सह अभाज्य लेकर के चले हैं, लेकिन p और q के अंदर एक ही संख्या का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये सह अभाज्य नहीं है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड इनके अंदर विद्यमान है। नीचे आप लोग ये प्रूव कर देंगे कि इनके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान है, और ऊपर आप ये लेके चल रहे हो कि ये सह अभाज्य है। इसका मतलब दोनों में से दोनों बातें एक दूसरे का विरोध करेगी। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे आप देखिए, और फिर हम कह सकते हैं कि हमारे नीचे का कथन ऊपर के कथन का विरोध कर रहा है। विरोधाभास ये है कि ये जो परिमेय संख्या हमने माना है ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः √3 अगर परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p q पूर्णांक है, p q पूर्णांक है और सह अभाज्य है। दोनों आपस में को प्राइम नंबर्स है, सह अभाज्य संख्याएं, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। √3 p q इज इक्वल टू p, यहाँ पर जो p है वो √3 के बराबर है।
दोनों तरफ ये p जो है हम इस तरफ ले लेते हैं और √3q इस तरफ ले लेते हैं। ये जो प्राप्त हुआ है हमें, अब यहाँ से हमें क्या करना है, √3 को हटाना है, 3 के अंडर रूट को हटाना है। अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर बाय स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड्स p स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर होता है 3 और q स्क्वायर, समीकरण 1। यहाँ आप इसको देखिए 3q², अगर मैं इसमें 3 का भाग दूं तो ये जो संख्या है ये 3 से कटेगी। मुझे कैसे पता चला है q के अंदर 3 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, q का मान क्या है, ये तो चर है। तो जो q में नहीं जा रहा है लेकिन इसके गुणांक में जो 3 है इसमें तो जाएगा। तो ये जो गुणांक है ये 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा जो ये लिख रखा है 3q² ये 3 से कट रहा है। अब ये 3 से कटेगा तो इसके बराबर में कौन है जी, इसके बराबर में है p², तो p² भी 3 से डिवाइड होगा। यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं क्योंकि p² जो है वो 3 से विभाज्य है। p² किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य। और हमने आपको एक चीज़ बता रखी है कि यदि किसी संख्या का स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य हो तो उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल भी इससे विभाज्य होगा। तो p भी 3 से क्या होगा, विभाज्य। p भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पर यह पॉइंट हाईलाइटेड है, ये जो बात मैंने लिखी है यहाँ पर कि p 3 से विभाज्य है, ये हाईलाइट करना है आप लोगों को। यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे सवाल को सॉल्व करने में, समझने में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि p जो है वो 3 से विभाज्य है। कहने का मतलब p के अंदर 3, जब हम p के गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंडों में एक 3 जरूर विद्यमान होगा, कम से कम एक 3। तो ये अगर 3 से विभाज्य है तो कोई संख्या अगर मान लो 3 से विभाज्य तो उसको कैसे लिखते हैं, मैं कैसे लिखना चाह रहा हूँ। 15 3 से विभाज्य है, कैसे पता चलता है कि 3 × 5, यानी आप 3 के गुणांक में यहाँ पर कोई ना कोई एक संख्या जरूर होती है। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो कोई ना कोई संख्या होती है। अगर हम चर में बात करें तो यहाँ पर चर लगा देंगे, यानी चर की बात करेंगे तो चर, जैसे अतः p बराबर 3r, मतलब हमने p को जो है 3 के गुणा, क्योंकि इसमें 3 से विभाज्य है तो 3 से गुणनफल के रूप में इसको लिख सकते हैं। 3 × कोई संख्या, p को किससे गुणा करेंगे तो ये 3 को किससे गुणा करेंगे तो p प्राप्त होगा, तो r से मान लेते हैं कोई संख्या। कुल मिलाकर 3 से विभाज्य है तो p बराबर 3r। अब आप फिर से दोनों तरफ वर्ग करने पर तो p का स्क्वायर करेंगे तो p², 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और r²। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो है p² बराबर 9r² और इधर p² बराबर 3r²। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से p² का मान है 3r², ये हम समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ सीधा हम ये लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2 से आपने क्या किया आगे के स्टेप में, तो आप देख सकते हैं कि हमने समीकरण 1 और 2 से कुछ किया। तो क्या किया है जी, p² की जगह पर हम लिख रहे हैं 3q² और इधर है 9r²। अब यहाँ जो 3q² ये 3 जो है ये 9 से कटेगा तो बचेगा क्या, q² बराबर 3r²। आप लोग इस सवाल के अंदर एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है 3r² तो 3 से कटेगा, तो 3 कट रहा है तो फिर q² भी क्या होगा जी, 3 से कटेगा। ध्यान से देखिएगा सवाल को, क्योंकि q² जो है वो 3 से विभाज्य है। कैसे पता चला, बिल्कुल ये वाली कंडीशन है, आप समझ सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करें कृपया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना। q² 3 से विभाज्य है, इसलिए q भी 3 से क्या होगा, विभाज्य। अब पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वाली जो लाइन है ये हाईलाइटेड करनी है, तो अब आपको जो है इस लाइन को भी हाईलाइट करना है, ये जो लिख रहा हूं मैं, q भी 3 से विभाज्य होगा। q भी क्या होगा जी, 3 से विभाज्य। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम लोगों ने ऊपर माना था कि p और q सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब इन दोनों के अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं है, यानी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी एक ही संख्या का दोनों में गुणनखंड नहीं हो सकता। और यहाँ हमने ये प्रूव कर दिया कि p में भी 3 से गुणनखंड हो रहा है और q में भी 3 से गुणनखंड हो रहा है। इसका मतलब 3 जो है ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है p और q दोनों में। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि p तथा q में 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान है, या इसको लिखने का तरीका, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 विद्यमान है जो कि हमारे उपरोक्त कथन का विरोधाभासी है।
उपरोक्त कथन का है कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 इज ए इरेशनल नंबर, एक परिमेय √3 इज ए रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। अतः अगर विरोधाभासी है इस बात का कि एक परिमेय संख्या है, तो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर विरोधाभासी है तो फिर क्या होगा, उल्टा होगा, अपरिमेय। √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमको सिद्ध करना था कि √3 को अपरिमेय कैसे सिद्ध करें। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट आपको याद रखने इस सवाल के अंदर। पहला, सह अभाज्य किसे कहते हैं। दूसरा, यदि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी से अभाज्य संख्या से विभाज्य है तो फिर उसका वर्गमूल भी विभाज्य होगा। ये दोनों बातें यहाँ हमने ये प्रूव कर दिया है कि P और Q में 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान है, और ऊपर हम ये लेकर चले थे कि ये दोनों सह अभाज्य है। तो हमारी ही बात का हम खंडन कर रहे हैं। इसका मतलब या तो हमारी ऊपर की कल्पना गलत है या नीचे वाली बात गलत है। नीचे वाली तो हमने खुद प्रूव की है, तो गलत हो नहीं सकती, ये सही है। नीचे वाली बात तो हमने खुद प्रूव की है, ये गलत हो ही नहीं सकती, ये सही है। इसका मतलब ऊपर वाली बात गलत है। तो ये जो लाइन है ये इसी के बारे में लिखी गई है। और ये सवाल जो है आप लोगों को इस तरीके से थोड़ा इजी लगेगा, और इसको आप लोग थोड़ा सा याद करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको √3, √2 और √5 एग्जाम में हमेशा ये रैंडम आते हैं, मतलब √3, √2, √5 इन तीनों में से कोई एक सवाल हर साल आता है, फिक्स है, 100% आएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको परफॉर्म कैसे करते हैं। 2 नंबर का आता है तो 2 नंबर पूरे लाना है, या 1.5 नंबर, 1 नंबर, जैसा आप उसमें लैंग्वेज लिखेंगे वैसे आपको